नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीके सीए प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। फुल टेस्ट सीरीज होने वाली है जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन की बात करेंगे एवं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछली वीडियो में हमने फुल लेंथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आज की टेस्ट सीरीज में हम यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहने वाली है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है बाइलिंगुअल में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आता है कि चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस अधिनियम में, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था। पूर्ण रूप में नहीं, कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया गया था। कहेंगे करेक्ट है। इस अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आप सभी को पता होगा 1833 में क्या किया गया था। 1833 में आपका जो है 1813 में आपका चीन और चाय के साथ व्यापार को रखा गया था, लेकिन 20 साल के बाद 1833 में चीन और चाय के व्यापार को भी समाप्त जो है कर दिया गया था, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे सी रहेगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। एक तरफ सूची 1 रिट है, एक तरफ सूची 2 शब्दार्थ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलान करना है? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ आएगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश की बात की जाए तो परमादेश से संबंधित आपका यहाँ पर होगा वी कमांड, है ना, परमादेश वी कमांड। उत्प्रेषण की बात की जाए तो आपका आएगा टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा से आएगा वाइट अथॉरिटी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो ए वाला सही है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अच्छा, आप सभी लोग ना पीडीएफ बहुत मांगते हो कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। जितने भी कोचिंग के टेस्टेज हम अपने यूट्यूब चैनल पे लगा रहे हैं, इन सभी के टेस्टेज आपको हमारे ऐप पर यूपीएससी नेट मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आपको वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। खैर, क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन आता है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी समिति यहाँ पर कब आई थी, ऐसी बात की जा रही है। तो पीके थुंगन समिति की बात की जाए तो पीके थुंगन समिति आपकी 1988 से संबंधित है। जी वी के राव कमेटी की बात की समिति की तो 1985 से संबंधित है। एम एल सिंघवी समिति की बात की जाए तो 1986 से संबंधित है। और आपकी अशोक मेहता समिति की बात किया तो 1977 से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन अब कैसा सही होगा? आप कहेंगे यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है चौथे नंबर का पहला आएगा, इसके बाद आपका फिर दूसरे 1985 आएगा, फिर आपका 1986 आएगा, उसके बाद आपका पहला वाला 1988 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। दोनों ऑप्शनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 का क्लोज 1 एक आकस्मिकता निधि की, मतलब कि जो इमरजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी आप कहेंगे जो आपका फंड की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी स्थापना के बारे में प्रावधान करता है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। यह निधि संसद के नियंत्रण में रहती नहीं, संसद के नियंत्रण में नहीं रहती है। यह निधि जो होती है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। ऑप्शन दूसरा वाला गलत रहेगा, केवल पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार की जाए। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलकर के द्वारा की जाती थी। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब विधायिका के तौर पर होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीबी मावलकर करते थे। आप कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उपयुक्त में से यहाँ पर कौन सा कथन करेक्ट है। चलिए बात की जाए। नीति निर्देशक तत्व एक वाद्य योग नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखा है, वाद्य योग नहीं है। अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मनोवचित दशाओं की स्थिति में समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल बात ठीक है। अनुच्छेद 43 आपका 43 कहता है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। ये भी सही है। अनुच्छेद 48 का क्लोज का कहता है, मतलब ए कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन
वन एवं वन्यजीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत की प्रतिनिधित्व करता है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे ऑप्शन हमारे चारों सही है। आप सभी को पता है नीति निर्देशक तो जो तथ्य है इसमें आपकी गांधीवादी, समाजवादी, बौद्धिक, उदार सिद्धांत का वर्णन प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ कुछ आर्टिकल्स अलग अलग लेवल पर। तो इन्हीं की यहाँ पर जो है बात की गई थी, कौन सा समाजवादी से है, कौन सा गांधीवादी का, कौन सा बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीयों को केवल कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहले तो ये समझ लो 15, और आपका कौन सा हो जाएगा 15 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 16, इसके बाद आपका 19, इसके बाद आपका 29 और आपका 30। ये ऐसे 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारतीय को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त जो है नहीं है ना, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब बात की जाए, अब इनमें से बात की जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आप कहेंगे ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। विधि की समझ क्षमता आर्टिकल किसमें आता है, 14 में, तो ये आपका विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में आता है, ये भी भारतीयों को प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये आपका केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो पहला और चौथा भारतीयों को प्राप्त है, जबकि दूसरा और तीसरा भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है, इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभिकथन कहता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है, धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है, कहां पर, भारत में, सही कहता है। कारण कहता है क्योंकि भारत का समाज बहुधर्मवादी है ना, मल्टीपल आपके यहाँ पर जो है आपके रिलीजियस देखने को मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे अभिकथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आती है। तो कहा जा रहा है कि जो आपके कोर्ट है ना, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत कौन आते हैं। आप कहेंगे संविधान की सर्वोच्चता आती है, संविधान का संघीय स्वरूप आता है, न्यायिक समीक्षा भी आती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का बात भी आती है। आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट यहाँ पूछना चाहते हैं, माफी चाहता हूँ, यूपी लोअर पीसीएस के कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर हम जो है टेस्ट सीरीज आपकी लेके आए आपके ऐप पर, और टेस्ट सीरीज की हम वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर ही लाए। तो ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों लोग आप लोग देखना चाहते हो, मुझे एक बार कमेंट करके थोड़ा सा अटेंडेंस दे दो, कितने लोग यूपी लोअर पीसीएस जो है दे रहे हैं, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई इसको लाया जाए या रहने दिया जाए। थोड़ा सा आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन की बात किया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पर, बिल्कुल सही कह रहा है। 1949 को संविधान लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था, ये भी सही है, प्रस्तावना लागू हो चुकी थी, कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। तो विचार की जाए, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का जो पद है वो सर्जित किया गया था, मतलब अस्तित्व में आया था, ब्रिटिश राज के प्रति उत्तरदायी था, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ का निर्धारित किया था। तो 1935 में क्या किया था, एक संघ का निर्धारित किया था। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला और दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ विषय है, दूसरा सूची है, कौन सा विषय किस चीज से संबंधित है। जैसे बात की जाए आपका यहाँ पर जनगणना की अगर बात की जाए तो जनगणना आप कहेंगे संघ सूची का विषय है। उद्योग की बात की जाए तो उद्योग आप कहेंगे राज्य सूची का विषय है। निगम कर की बात किया तो संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक की बात की जाए, डाकघर बचत बैंक आपका राज्य सूची का विषय नहीं है, ये आपका संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समवर्ती सूची का विषय है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा आपका सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि चौथा ऑप्शन गलत था जो कि हमने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। विचार कर लेते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सह संबंध और अविभाज्य है।
मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। जब मूल संविधान बना था, फंडामेंटल राइट्स तो थे आपके, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी नहीं थी। तो आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्यिक और अबाध समागम मतलब कि घूमने फिरने की संविधान में मौलिक अधिकार जो है रखा गया है। तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा? आप कहेंगे दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ही सही है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्यिक, अबाध समागम गैर मौलिक अधिकार में आता है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो पहला वाला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है, गैर मौलिक अधिकार में वर्णित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? चलिए विचार किया जाए। नए नए राज्यों का गठन और संसद राज्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपवन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। क्या ये सही है? भाई, नए राज्यों का गठन, संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 368 से बाहर है। क्या है? बाहर है। तो पहला वाला गलत हो गया। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी भी विषय का संशोधन विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति से द्वारा किया जाएगा। विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति के साथ किया जाएगा, या रखना है ना? तो ऑप्शन कहेंगे ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरह अनुच्छेद है, दूसरे सब संबंधित विषय है। आर्टिकल 58 की बात किया है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं से संबंधित है। बात किया है आर्टिकल 61 की, राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 56 की बात किया है, राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। और 59 की बात किया है, राष्ट्रपति की पद एवं सेवा शर्तों के बारे में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही? भारत के निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात किया है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी करेक्ट है। मतदाता सूची में संशोधन करना, ये भी सही है। मतदाता जागरूकता को प्रचार करना, ये भी करेक्ट है। चारों ऑप्शन सही हैं। आप कहेंगे भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विचार किया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक निकाय है, याद रखना है, संवैधानिक नहीं लिखा है, सांविधिक निकाय है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात की जा रही है 1992 में की गई थी। कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। पहली बात तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा की गई थी, तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, जबकि केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नीति आयोग के बारे में विचार करना है। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग का अध्यक्ष करेगा, बिल्कुल सही लिखा है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और जहां मुख्यमंत्री है वो शामिल होते हैं। आप कहेंगे दोनों करेक्ट है, आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 2026 में तक कोई वृद्धि या कमी न किए जाने का निर्णय लिया गया है, और यह बात के संविधान संशोधन में तय की गई है। तो यह बात आपके 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तय की गई थी 2001 में। कब की गई थी? 2001 में 84वें संविधान संशोधन के तहत इस बात को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 अनुच्छेद है, सूची 2 में विवरण है, कौन सा आर्टिकल किस चीज से संबंधित है? जैसे बात की जाए आपका 361 झा की बात किया है, तो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात है, सही है। 371 झा की बात किया, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में उपबंध है, सही है। 371 छा मतलब कि जी, अच्छा झा का मतलब हो जाएगा आपका आई, और जा का मतलब हो जाएगा एच, झा का जी और आपका डा का डी। 371 छा की बात किया है, मिजोरम राज्य के संबंध के विशेष उपबंध के बारे में करेक्ट है। और 371 घा की बात किया है, आंध्र प्रदेश के संबंध के बारे में है, सही है। तो सभी ऑप्शन आपके सही मिले हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा फंसा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है?
उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। क्या विचार करना है? विचार करना है कि आर्टिकल अनुच्छेद 20 के क्लोज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात ठीक की जा रही है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार तो किया नहीं जाएगा। ठीक बात है। अनुच्छेद 20 के 3 में अनुसार है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? तो मूल संविधान में आपकी 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन जो है किया गया था। अब यहीं पर आपको एक चीज याद रखना है, 14 भाषाओं के बाद 21वें संविधान संशोधन जो आपका हुआ था, कब? 1967 में। इसमें आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था। इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? आप कहेंगे 1992 में हुआ था, जिसमें आपके 3 भाषा कोकड़ी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को, कौन सी? नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। इसके बाद आपका 92वें संविधान संशोधन हुआ, यहां लिख दे रहा हूं, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें आपका डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। क्या रखना है? अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषाएं। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, रखना है। तो टोटल आपकी इसमें जो है 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया है, रखना है ना। टोटल 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कौन सा आता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा के संदर्भ पर विचार कीजिए। किसके बारे में? लोकसभा के संदर्भ पर विचार करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए लोकसभा के बारे में क्या विचार करना है? विचार करना है कि लोकसभा की संरचना का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है, 81 में किया गया है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं? नहीं, अब कहेंगे लोकसभा में 550 सदस्य भी हो सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना पर आधारित है। 1981 नहीं है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो दूसरा और चौथा गलत है, जबकि पहला और तीसरा सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारांकित प्रश्नों के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन सही है? भाई तारांकित प्रश्नों के बारे में विचार करना है। ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है ना, तुरंत अपेक्षित होता है, करेक्ट है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। आप कहेंगे सही है, आप कहेंगे सी रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ पर विचार कीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परामर्शदात्री समितियों के बारे में विचार करना है। ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा के लिए मंच प्रदान करती है। बिल्कुल सही कह रही है। दूसरा कहता है कि इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, आप कहेंगे सी वाला रहेगा। एक और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? ऐसी कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर आर्टिकल 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? सरकारी आयोग 1983 की किसकी सिफारिश पर, है ना? सरकारी आयोग 1983 की आप कहेंगे सिफारिश पर की गई थी, जो कि 1983 से संबंधित है। विपक्ष के नेता एलओपी, लीडर ऑफ द अपोजिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विपक्ष के नेता के बारे में कौन सा है? विपक्ष का नेता का पद एक संवैधानिक पद है। भाई विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद है क्या? आप कहेंगे नहीं, विपक्ष का नेता का एक संवैधानिक पद नहीं होता है, एक संसदीय प्रणाली में विपक्ष की भूमिका होती है। तो पहला गलत हो गया। सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल को नेता को उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। बिल्कुल ठीक कही जा रही है। एलओपी, लीडर ऑफ द अपोजिशन के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर की होती है, करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि का प्रावधान है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, संसद चुनाव के उम्मीदवार के बारे में, आपके संसद के सदस्य के बारे में
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बात नहीं की गई है। तो इसमें केंद्रीय मंत्री आ जाएंगे, संसद के चुनाव उम्मीदवार आ जाएंगे, संसद के सदस्य आ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आ जाते हैं, राज्य के मंत्री आ जाएंगे, राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार आ जाएंगे, राज्य विधानसभा के सदस्य आ जाएंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं। 1 2 3 5 आपके रहेंगे, उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होंगे, या रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय आपात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सही नहीं है वित्तीय आपात के संबंध के बारे में। चलिए बात की जाए, वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। भाई ये तो सही लिखा है, वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। क्या ये सही है? आप कहेंगे वित्तीय आपात के बारे में ऐसा नहीं है, आप कहेंगे दूसरा गलत है। इसे अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। भाई ये भी गलत है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा यह का प्रस्ताव संसद को किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जा सकता है। करेक्ट है। अब पूछा है कौन सा गलत था, तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। क्या ये सही लिखा है? भाई 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमनदीप आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया है, ये भी करेक्ट है। तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को, दमनदीप को आपके यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडुचेरी को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संघराज क्षेत्र के बारे में किस भाग में और किन अनुच्छेदों में वर्णन है। तो आप कहेंगे भाग 8 में आर्टिकल 239 से 242 के तहत जो है यूनियन टेरिटरीज आपके संघराज क्षेत्र के बारे में वर्णन है। याद रखना है भाग 8 में बात की गई है, और आर्टिकल की बात की जाए तो 239 से लेकर 242 तक का संघराज क्षेत्र के बारे में बात आती है। संविधान के द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार कौन से हैं? तो अभी हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब इसका आंसर अगर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि मैंने आपको बताया था 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल आपको इंडियंस को है, केवल आपको भारतीय को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पर हमने बात की है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 33 नंबर का आंसर क्या हो सकता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना आप लोग बताने का कम कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, समझ में आता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो और आपको भी जांचने में अच्छा लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। 110वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दे दिया गया है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड को आप कहेंगे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला सही जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल कौन से तत्व चाहिए। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में तो आपको हड़ताल का अधिकार नहीं होता है, प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल शामिल है, प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो 2, 3, 4 सही रहेंगे। पहला वाला आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो किस केस में कहा था? आप कहेंगे IR कोल्हू बनाम तमिलनाडु राज्य केस में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अच्छा, आप लोग एक मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताओ आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हो। आप अपनी अपनी सिटी का नाम बताइएगा, किस सिटी से वीडियो देख रहे हो। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी सिटी कौन कौन सी है, किस सिटी से देख रहे हो। अच्छा लगता है जब आप पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो किस किस सिटीज तक आपको पहुंच रही है और पहुंच पा रही है, जो आप देख पा रहे हो, है ना। अच्छा लगता है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई राज्यपाल के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी करेक्ट है। शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप आर्टिकल 158 के अंतर्गत आता है, ये भी करेक्ट है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता अरे भाई लोकसभा के सदस्य होने के लिए नहीं है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सब होने चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। अनुच्छेद 34 में 34 में मूल अधिकारों को
तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। क्या हो? मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगेगा जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। बिल्कुल सही लिखा है। संविधान के आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की व्याख्या की गई है, तो संविधान के 34 में नहीं की गई है, ध्यान रखना है आपकी, है ना। मार्शल लॉ की जो सिद्धांत है वो अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं और संविधान में इसकी व्याख्या तो की ही नहीं गई है, पहली बात तो, है ना, इसकी व्याख्या नहीं की गई है, या रखना है। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 अनुच्छेद है, सूची 2 में विषय वस्तु है। 39A की बात किया है, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। 47 की बात किया है, जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। 48A की बात किया है तो वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। 49 की बात किया है, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला रहेगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, डी का पहला और डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गिलोटिन प्रस्ताव कहा जाता है, गला घोंटना कहा जाता है ना। गिलोटिन प्रस्ताव कहा जाता है जिस पर चर्चा नहीं हो पाए, मतदान से पहले चर्चा करने के पहले प्रस्ताव रखा जाए, जिसे गिलोटिन कहा जाता है। और आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, गला घोंटना के रूप में इसको जाना जाता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकते हैं। राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। 7वीं अनुसूची के विषय शामिल नहीं होगा। 6वीं अनुसूची के विषय भी शामिल किए जा सकते हैं। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं होगा। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शामिल किया जाता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा आप कहेंगे सी ऑप्शन सही है। साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि 7वीं अनुसूची के विषय, आपकी संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये आपके विशेष बहुमत से जो है संशोधित किया जा सकते हैं। 7वीं अनुसूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व विशेष बहुमत से किया जाएगा, ना कि साधारण बहुमत से किया जाएगा। सूची 1 में आयोग है, सूची 2 में गठन वर्ष है। तो आप कहेंगे राजमन्नार 1969 से संबंधित है, 1969 से। सरकारी आयोग की बात करें 1983 से संबंधित है। पूछी आयोग की बात करें 2007 से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार 1966 से संबंधित है, 1966 से। आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्राधिकरणों में कौन सा एक भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है? तो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के संबंध में कौन सिफारिश करता है? वित्त आयोग सिफारिश करता है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। कौन? वित्त आयोग सिफारिश करता है। एक कथन है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है? तो अभिकथन कहता है संविधान में राजनीति निरसक तत्वों में हेतु संवैधानिक उपचार की व्यवस्था नहीं है। क्या है? राज्य में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों हेतु संवैधानिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये सही है? कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। भाई न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, तो आर गलत है, केवल ए सही है। तो ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? संविधान के आर्टिकल 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है, ये सही लिखा है। इससे संबंधित प्रावधान मूल संविधान में निहित थे। भाई इससे संबंधित प्रावधान मूल संविधान में निहित थे, ये कैसे हो गया? भाई ये गलत है ना। इससे संबंधित प्रावधान मूल संविधान में निहित नहीं थे, क्या रखेगा? तो ये तो गलत हो गया। विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, करेक्ट लिखा है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में, करेक्ट है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही लिखे हैं, क्या रखना है। यहाँ पर अभिकथन और कारण आता है, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। कथन कहता है कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थिति प्रदान करता है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन उसकी नियुक्ति के पश्चात नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक। कारण भी सही है और ए भी सही है, ए ऑप्शन रहेगा। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही की जा रही है। महान्यायवादी के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कानूनी विधि अधिकारी होता है, भाई ये तो सही लिखा है। इस पद पर केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। तो सबसे पहले तो महान्यायवादी की अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आप कहेंगे आर्टिकल 76 में इसका क्या है? इसको पद की व्यवस्था की गई है, तो इसे हटाने का प्रावधान आर्टिकल 76 में नहीं आएगा, क्योंकि पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल 5 वर्षों का बताया गया है, तो 3 वर्षों का बताया गया है, तो 3 वर्षों का नहीं होता बल्कि 5 वर्षों का होता है, रखना है। तो यहाँ पर आपका केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5 वर्षों कार्य किया हो, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है
दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है, जबकि पहला ऑप्शन सही है। पूछा कौन से सही नहीं है, आप कहेंगे 2, 3, 4 सही नहीं है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदाता एडवाइजरी आपके जो क्षेत्राधिकार है उसमें कौन शामिल है, आप कहेंगे सार्वजनिक महत्व के कानूनी एवं तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना आर्टिकल 43 के तहत आता है। आर्टिकल 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सार्वजनिक मामलों के कानूनी एवं तथ्यात्मक मामलों के बारे में। सी ऑप्शन करेक्ट है। लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति के बारे में बात की जा रही है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, याद रखना है। इसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। बिल्कुल ठीक बात है, पहले ही बता दिया। 1968 में यह परंपरा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाएगा। तो आपकी 1968 में नहीं बल्कि 1967 से यह परंपरा है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? परिसीमन आयोग के बारे में ऑप्शन कौन सा गलत है बात की जा रही है। तो बात की जाए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। अरे भाई, स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया, ये कैसे हो सकता है? स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया तो ये तो आपका गलत है ना। लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो ये असत्य कथन और सत्य कथन कैसे? प्रश्न में दोनों कथन तो सही है, 50 नंबर क्वेश्चन में दोनों सही है। चलिए इसको 50 नंबर वाले क्वेश्चन को हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑप्शन या तो यहाँ पर सत्य करो तब यह हो जाएगा कि सी वाला सही रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नजर आ रहे हैं। तो इस 50 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है? यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो मूल ढांचे के अगर खिलाफ कोई आपका संविधान में संशोधन किया जा सका है तो यह आपके अवैध घोषित कर सकता है। और यह निर्णय 1973 में केशवानंद भारती मामले में कहा गया था। 1973 में केशवानंद भारती मामले में कहा गया था। इस वाले क्वेश्चन का नाम पिन कर देंगे, 50 क्वेश्चन का मिनट में आंसर, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि छोड़ देते हैं उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है। एक बार सॉल्यूशन की पीडीएफ देख लेंगे। मजदूर किसान संगठन MKSS आंदोलन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मजदूर किसान संगठन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस आंदोलन का संबंध RTI अधिनियम से है। कौन से है? RTI अधिनियम से है, आप कहेंगे सही है। इस संगठन की स्थापना 1987 में की गई थी, ये भी सही है, आप कहेंगे सी रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में कौन सा शामिल नहीं है? सामान्य वित्तीय विधायन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है सम्मिलित नहीं है? तो लेखानुदान भाई शामिल नहीं होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण शामिल है, बजट पर चर्चा भी शामिल है, प्रत्यानुदान भी शामिल नहीं होता है, विनियोग विधेयक को पारित करना शामिल है, वित्त विधेयक को पारित करना शामिल है। अब इसने पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो पहला और चौथा शामिल नहीं है, आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है कहेंगे सही, सम्मिलित नहीं होता है। जबकि बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा 97 संशोधन अधिनियम 2011 के बारे में सही है? 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के बारे में कौन सा सही है? सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 का जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे ये तो गलत है, 9 का नहीं बल्कि भाग 9 का जोड़ा गया था, है ना। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। 42वें संविधान संशोधन के बारे में कौन सा सही नहीं, गलत ऑप्शन कौन सा है? इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए थे, एक तो 4 का और 14 का। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 का भाग जोड़ा गया था और आपका 14 का भाग जो है जोड़ा गया है, बिल्कुल सही लिखा है। इस संशोधन के द्वारा 3 नए विधेयक, 3 नए निर्देशक तत्वों को भी जोड़ा गया था। 3 नए निर्देशक तत्व कौन से थे? 39 का ए, 43 का ए और 48 का ए, ये आपके 3 आर्टिकल आपके इस संशोधन के तहत जोड़े गए थे, करेक्ट है। इस संशोधन के द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो आपको याद रखना है इस सूची से
7 विषयों को सूची से शामिल स्थानांतरित नहीं किया गया था, बल्कि 5 विषयों को, कितने 5 विषयों को स्थानांतरित किया गया था, ना कि 7 विषयों को। तो सी ऑप्शन गलत है। इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक 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 संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी करेक्ट है, जबकि सी वाला गलत था। मैंने आपको बता दिया है 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में आपके 42 आपके संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 14 है, इसमें विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण में बात की गई है, कौन सा सही है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, करेक्ट है। और सकारात्मक यह प्रवृत्ति है, ये भी करेक्ट है ना। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर आर्टिकल 14 के बारे में सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी अर्हताएं होनी चाहिए, बताइए। तो उच्चतम अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो कौन कौन सी यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? भारत का जन्मा नागरिक हो। अरे भारत का जन्मा नागरिक हो, ये कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। वो है किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, तो 35 वर्ष की आयु वाला भी ऑप्शन ये आपका नहीं शामिल है। वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत की हो, ये शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो रहेगा वो दूसरा और चौथा तो शामिल किया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में, जबकि ऑप्शन पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्या रखना है ना, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत का नागरिक हो, ये एलिजिबिलिटी है ना, ये रखना है। भारत में जन्मा हो, ये नहीं है, भारत का नागरिक हो एलिजिबिलिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से बात की जा रही है कौन सा सही नहीं है? लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो पाता, बिल्कुल सही लिखा है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा था, ये भी करेक्ट है। संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को, अरे भाई ये गलत ही लिखा है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही नहीं? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा गलत है? भैया मूल संविधान का हिस्सा, अरे भाई मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो पहला ही गलत है। इसे संविधान के भाग 4 के काम में रखा गया है, सही है। सोवियत संघ से संविधान से प्रेरित है, सही है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सी, डी तो सही है, जबकि ए ऑप्शन गलत था, मूल संविधान में नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने निर्दिष्ट तत्वों को जोड़े गए? अच्छा वैसे अभी हमने पिछली बार आपको ये क्वेश्चन बताया भी था, है ना, इसका आंसर अगर आप लोग दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने आपको बताया था 39 का ए, 43 का ए, आपका 48 का ए, है ना, ये आपके किस में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए थे। अब आप लोग थोड़ा पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा कितने नीति निर्देशक तत्वों में इसमें शामिल जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए क्या बताना है, अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन कहता है भाई यहाँ पर कि भारत का चुनाव आयोग पंचायतों नगर पालिकाओं को चुनाव के लिए जिम्मेदार। भारत का चुनाव आयोग पंचायतों और नगर पालिका को चुनाव करवाता है। अरे भाई भारत को चुनाव आयोग नहीं कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है पंचायतों नगर पालिका को चुनाव। पहला गलत हो गया। कारण कहता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 324 भारत के चुनाव आयोगों को चुनाव की निगरानी कराने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे आर सही है, ए ऑप्शन गलत है। तो ए गलत है किंतु आर सही है, डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता दी है? किस आर्टिकल के द्वारा मान्यता दी है? आर्टिकल 14 के द्वारा और आर्टिकल 21 के द्वारा मान्यता दी है। समानता के अधिकार के द्वारा, जीवन के अधिकार के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक के रूप में कौन सा समूह मान्यता प्राप्त है? अल्पसंख्यक के रूप में कौन सा समूह मान्यता प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है, भाषाई अल्पसंख्यक शामिल है, नस्ली अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है। केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा सही है? आपातकालीन स्थिति में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है।
दूसरा कहता है कि राज्यकृत्य के विरुद्ध यह गारंटी है, ये भी करेक्ट है। केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित, नहीं ये गलत है। केवल आपका ऑप्शन पहला दूसरा सही रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। केवल सामाजिक और राजनीतिक करते हैं, गलत है। सामाजिक, राजनीतिक और आपका कौन सा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, याद रखना है ना। ये तीनों होने चाहिए थे तब होता। केवल सामाजिक आर्थिक करते हैं, गलत है। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। क्षेत्रीय संबंधों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, सही है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, करेक्ट है। तो आप चंडीगढ़ एक राज्य ना होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है, हम सी वाले पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। संसद की कोई भूमिका किस में नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने में भूमिका होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने में भी भूमिका होती है, भारत के अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाना हो तब भी भूमिका होती है, संघ लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष को हटाना हो तो कोई संसद की भूमिका नहीं होती है, याद रखना है, तब कोई संसद की भूमिका नहीं होती है। तो डी ऑप्शन गलत है। यदि किसी राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो केंद्र सरकार बिना किसी राज्य सरकार की सहमति के वहां केंद्रीय बलों की तैनाती कर सकती है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कहा जा रहा है कोई राज्य है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, केंद्र सरकार बिना कोई राज्य की सरकार की अनुमति ले या सहमति के बिना भी जो आपके सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको वहां पर तैनात कर सकती है। और किस आपके यहाँ पर संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, आपका ऑप्शन आएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा सही है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में कौन शामिल है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों, अरे भाई ये केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है, ये सभी को प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे गलत है, क्योंकि आर्टिकल 28 में इसकी बात की गई है, तो भारतीय और विदेशी दोनों प्राप्त है। यह अत्यांतरिक नहीं है, क्या है, अत्यांतरिक नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात की जाए, प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। तो प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय हैं क्या, बताइए। नहीं, प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन बिल्कुल किया गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, ये भी करेक्ट है। नगरों के प्रकारों का घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन आएगा सी वाला, 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ विषय वस्तु है। किस आर्टिकल में किस सब्जेक्ट विषय वस्तु के बारे में बात की गई है। जैसे बात की जाए आपकी अनुच्छेद 292 कहता है भारत सरकार के द्वारा लिए गए उधार के बारे में, तो भी दूसरे से मिलाएंगे। आर्टिकल 257 बात करता है कुछ मामलों के संघ राज्यों के ऊपर नियंत्रण के बारे में, पहले से मिलाएंगे। अनुच्छेद 293 राज्यों के द्वारा लिए गए उधारों के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 275 राज्यों को संघ के अनुदान के बारे में बात करता है। ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, इसका वेतन भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के बराबर होता है ना, बिल्कुल बात ठीक कही है। और नियंत्रक महालेखा जो आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी करेक्ट है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, तो 148 से लेकर वो है 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। परिसीमन आयोग के बारे में कौन सा करेक्ट है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात की गई है। परिसीमन आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसके विरुद्ध अपील कहीं भी नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहीं भी नहीं की जा सकती है, इसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। केवल पहला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकरण, और यहाँ पर कथन आता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अभिकथन करण में करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है ना, बिल्कुल बात ठीक कहा जा रहा है। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगी। कारण कहता है कि व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। दोनों बातें सही हैं, तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण का ही है। यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो अभिकथन कहता है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की
7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं। अरे संघ वित्त आयोग की तो भूमिका होती है ना, वो विचार देता है, विचार विमर्श करता है, उपाय सुझाता है। तो आप कहेंगे ये तो गलत है, केवल आर सही, ए सही रहेगा, आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो 75 क्वेश्चन अभी तक हम लगा चुके, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है। अब